नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर बन रहा है, जिसमें हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी पीटी 2024 में आने वाले पेपर के बारे में, जो कि आपका टल के अब 16 जून को हो गया, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम खास क्या पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में? क्योंकि आपने देखा था 2023, 2022 और 2021 के पेपर में देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज बढ़ रहा है। जो 2015 के बाद 14 के बाद से देखे थे कि एंशिएंट का वेटेज कम होकर मॉडर्न का वेटेज बढ़ रहा था, अब उसका 2 साल से उल्टा हो रहा है, जिसमें एंशिएंट का वेटेज प्रीलिम्स में बढ़ा रहे हैं। तो उसी के लिए हम बहुत ही अच्छे से तथ्यवार रूप से हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, कल भी रिपीट किया था, यह केवल एक रिवीजन क्लास है। इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी, एक एक तथ्य नहीं पढ़ाया जाएगा। मैंने कई बुकों को उठाया है, फिर जो बैक ईयर पेपर जितने आए उन्हीं को उठाया, फिर उनमें से जो तथ्यवार सबसे इम्पोर्टेंट मुझे फैक्ट लगे हैं उनको मैंने इस पीडीएफ में पूरा एक साथ रख दिया है, जिससे आप एक साथ कई ढेर सारे रिवीजन कर सकें। क्योंकि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन नहीं होगा तो आपको आता हुआ चीज़ भी भूल जाएंगे। तो उसी को देखते हुए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा काल से। कल हमने क्या क्या रिपीट कर दिया था? कल हमने ये देखिए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में कैसे कैसे काल विभाजन हुआ, कौन कौन से लेखक आए, क्या क्या स्रोत रहे हमारे, किस लेखक ने को जो पुस्तक बनी उसमें क्या विषय था। हाँ, उसके बाद फिर सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद पूरा हड़प्पा काल हो गया था। हड़प्पा का एंशिएंट में कहते हैं, आपने देखा था कि जितना भी प्रागैतिहासिक काल था उसके बारे में कंप्लीट हो गया था। आज जो कंप्लीट होना था वो हड़प्पा काल के बारे में होना था। यहाँ से तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करिए कि जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा उसके बाद में पॉज करके मैं आ जाऊँगा आपका दूसरे पोर्शन, जिसका नाम रहेगा कि पॉलिटी। पॉलिटी को आधा ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद मैं फिर इंडियन ज्योग्राफी, मैं थोड़े थोड़े पोर्शन सबका कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये इस तरह का पीपीटी बनाना फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और फिर उसमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता है उतना ज़्यादा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा काल के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। हड़प्पा काल में सबसे खास क्या है इसमें देखेंगे कि इसे देखेंगे, इस संस्कृति का पता सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई से चला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। फिर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। फिर उसके बाद 1921 में देखेंगे तो दयाराम सहानी के नेतृत्व में यहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई। मतलब कि मार्शल ने बोला और उसके बाद इन्होंने इनके नेतृत्व में यहाँ हड़प्पा की खुदाई हुई। और जब सिंधु की बात आएगी तो दयाराम सहानी आ जाएंगे। अब है हड़प्पा सभ्यता एक कैसी थी? नगरी तथा कांस्य युगनी सभ्यता थी। फिर से ध्यान रख लिए, हड़प्पा की सभ्यता की खासियत क्या थी? वो नगरी थी और वो कांस्य थी। ये जो दोनों मैंने ये जो मैं जहाँ रेड कलर लगा रहा हूँ वहीं से पेपर का पिकअप होगा। दो थी, उससे पहले जो सबसे, और आपको ध्यान होना चाहिए, मानव ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा था। उसके आगे देखेंगे, हालांकि यहाँ गाँव की भी संख्या सर्वाधिक थी। ऐसे नहीं थी यहाँ गाँव नहीं मिले थे, क्योंकि जो हड़प्पा काल हमने देखा था कि हड़प्पा काल को 3 भागों में बाँटा गया था। एक हड़प्पा से पूर्व, एक हड़प्पा बाद, और फिर हड़प्पा के बाद जो है एक हड़प्पा के बाद की है। तो यहाँ गाँव की भी थोड़ा संख्या थी। हालांकि एम व्हीलर, ये मेरे को कैसे दिख रहा है? हाँ। हालांकि एम व्हीलर तथा गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव मेसोपोटामिया से बताया है, किंतु कई कारणों से इस मत को स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए ये जो लाइन है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पेपर के पर्पज से देखा जाए तो हो सकती है, क्योंकि
ज़ाहिर-सी बात है पेपर में जो चीज़ की मान्यता नहीं है, उसको क्यों पूछेगा? लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पूछ भी लेता है। तो उसी को देखते हुए हमने इस चीज़ को कलर कर दिया है। तो उसके बाद देखेंगे कि यह यह मानना अधिक तार्किक है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण बलूची संस्कृति से उद्भव हुई है। मतलब कि मानना है कि बलूच संस्कृति से इसका उद्भव हुआ है। उसके साथ-साथ कृषक संस्कृति क्रमशः विकसित होकर नगरीय सभ्यता पहुँची। इससे पहले हमने पढ़ा था जो ताम्र पाषाण कालीन युग था, वो एक कृषक सभ्यता था। क्योंकि नवपाषाण कालीन के बाद आप देखेंगे तो क्या होता है, ताम्र पाषाण कालीन का युग होता है। धीरे-धीरे कृषि का विकास हो रहा है। वो ग्रामीण अवस्था से मुझे ऐसा मतलब तो ग्रामीण अवस्था से डेवलप होके वो हड़प्पा में आ गई। तो कुछ इसमें गाँव के भी अवशेष है और यह नगरीय अवस्था भी है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पास, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र प्रवर नदी तक, पूर्व में आलमगीर, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुतका गंडोर, बलूचिस्तान। हाँ, बलूचिस्तान ये जो लिखा है वह लिख दिया है, यहाँ पर दा हो दशक नदी होना चाहिए। देखिए ये होगा दशक नदी। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन कैसा है। ऐसे 4 आप बना लीजिए, इधर लिख लीजिए पूर्व में आप हिंडन नदी, सॉरी चिनाब नदी जो जम्मू कश्मीर की है, हाँ? वो हो जाएगा। फिर उसके बाद मांडा, यहाँ लिखिए मांडा, यहाँ आलमगीरपुर, फिर यहाँ देखेंगे आप उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो दैमाबाद आएगा, फिर आए सॉरी यहाँ महाराष्ट्र इधर दक्षिण में आएगा, यहाँ दैमाबाद आएगा और यहाँ सुतका गंडोर आएगा। तो ये चारों किस नदी के किनारे हैं वो भी याद करिए। जम्मू कश्मीर मांडा जिला और नदी चिनाब। फिर दक्षिण में दैमाबाद जिला राज्य महाराष्ट्र नदी क्या है? नदी है प्रवरा, प्रवरा नदी है। फिर आप देखेंगे पूर्व में देखेंगे तो आलमगीरपुर हिंडन नदी और पूरा पश्चिम में देखेंगे तो आपका सुतका गंडोर और जो है दशक नदी के किनारे है। ये चारों फैक्ट जो है आपको याद रखना है विथ नदी, नदी के साथ किस स्थान पर है और किस दिशा में है। ये यहाँ से प्रश्न कई बार उठ चुके हैं। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में दोनों में उठ चुके हैं। अब आ गया सिंधु सभ्यता के बाद। देखिए और इसको खींचने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैं सीधा आ गया नगर व्यवस्था पे आ गया कि नगर निर्माण योजना क्या थी, कैसे थी। अब है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिंधु नदी की प्रमुख विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी। भवन ग्रिड पद्धति पे बने थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था सैंधव सभ्यता की अद्भुत विशेषता है। आज भी देखेंगे तो भारत में अधिकांश शहर जिले जो भी मान लीजिए प्रदेश, वह इस तरह की व्यवस्था पे नहीं है कि एक दूसरे को समकोण पे सड़क काट रही है, नाली की व्यवस्था उत्तम हो, ये अभी भी नहीं है, क्योंकि उस समय सिंधु सभ्यता की थी। अब है नगर पूर्व तथा पश्चिम 2 भागों में विभक्त है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नगर कितने भागों में विभक्त था? पूर्व और पश्चिम 2 भागों में था, लेकिन इसका अपवाद भी मिलेगा आपको धौलागिरी में, जहाँ वो 3 भागों में हो जाएगा। पश्चिमी भाग छोटा किंतु उच्च बना था, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। यह समृद्ध लोगों का यानी अमीर लोगों का हुआ करता था, जो कि नगर प्रशासन को चलाने में उच्च पद पर हुआ करते थे। जो जन सामान्य वर्ग पूर्वी हिस्से में था, जो बड़ा किंतु निचले हिस्से में रहता था। ऐसे ध्यान करिएगा, एक मैप बनाइएगा खुद से और बीच से एक वर्ग काटिएगा। हाँ, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ लिखिएगा जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी एरिया को ये ऊँचा बनाइएगा ऐसे। मैप के थ्रू अपने दिमाग में एक खाका बनाइएगा कि पश्चिम एरिया को और यहाँ पास कम जनसंख्या रखिएगा। और पूर्व में जो कहते हैं ना पूर्व की ओर चलो, पूर्व की ओर चलो, तो यहाँ पर कई लोग रहते हैं, लेकिन ये इसको छोटा बनाइए दिमाग में और छोटे कई लोगों में बाँट दीजिए। तो जो अमीर और समृद्ध वर्ग थे, वो ऊँचाई पर रहते थे। ऊँचाई पे रहते तो उनके किले बड़े-बड़े होते थे राजाओं की तरह। तो वो समृद्ध वर्ग था और गरीब लोग जो थे वो निचले और कम एरिया में रहते थे, तो उनके लिए हो गया। तो ऐसे आप नगर विभाजन याद रखिएगा। प्रश्न बन जाएगा कि समृद्ध लोग पूर्व की ओर रहते थे और उनके नगर जो होते उनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो काफ़ी बड़ी थी। हाँ,
और लिख देगा जो सामान्य वर्ग थे वो पश्चिम में रहते थे और उनके लिए व्यवस्थाएं जो उनका भवन था छोटा हुआ करता था। इसमें दिशा को लेकर सिर्फ कंफ्यूजन होगा, बाकी सब कुछ सही लिखा रहेगा। तो यहाँ से एक प्रश्न का जो स्वरूप है बदल जाएगा और ये गलत होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब आ गया कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। हो सकता हो ये कोई ऐसे 2 संकीर्ण इलाकों के बीच हो जहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक वर्ग उत्पन्न हो गया जो धौलावीरा के नाम से वो नगर था। सिर्फ यही अपवाद में पूछेगा, धौलावीरा याद रखिएगा। 2021, हाँ 2021 के प्रीलिम्स में धौलावीरा बहुत उस समय करंट में कोई चल रहा था, तो उस वक्त इसका प्रश्न आया था यूपीएससी में, धौलावीरा डायरेक्ट आया था। अब है देखेंगे आप कि भवन आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। तो प्रश्न ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में इस घरों में स्नानागार ना होकर सब सामूहिक स्नानागार करते थे, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, सामूहिक स्नानागार के अवशेष आपको देखेंगे तो मिले हैं, लेकिन सभी घरों में कुआं और साथ ही साथ स्नानागार हुआ करता था। और अधिकांशतः देखा गया है कि 1 मंजिला घर ना होकर 2 मंजिला घर भी हुआ करते थे। तो पूछ लिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कि ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जहां हमने देखा है कि 1 मंजिला घर ही हो पाते थे। तो जो कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वहां 1 या 2 मंजिला घर के अवशेष भी मिले हैं। अब है भवन मुक्ता पक्की ईंटों से निर्मित होता था, किंतु कालीबंगा और रंगूर में कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। ताम प्रसार काली युग में हम लोग पढ़ रहे थे और नव प्रसार काली युग पढ़ रहे थे, तो वहाँ जो ईंटे के अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहाँ कच्ची ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पक्की ईंटों का नहीं। जब इससे पहले वाला आप वीडियो देखें तो वहाँ भी मैंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। हाँ, लेकिन कुछ जगह जैसे कालीबंगा और रंगूर, ये दो दो जगह देखेंगे तो आपको कच्ची ईंटों से जो भवन निर्माण के अवशेष मिले हैं। अब है कि हड़प्पा हड़प्पा-कालीन मकान में साज-सज्जे का विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? जो हड़प्पा-कालीन जब मकान देखेंगे, वहाँ सजाने के सामान पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, किंतु कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यानी जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं घर में लोग टाइल्स वाइल्स लगवाते हैं, तो वो अलंकृत हो जाता है। तो उस समय क्या होता था कि जो ईंटों में डिज़ाइन बनाई जाती थी, तो वो हड़प्पा में नहीं देखा गया है, किंतु कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, कालीबंगा में जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में, वहाँ ईंटों के साक्ष्य में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले। पूछेगा कि हड़प्पा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा कालीबंगा में कच्ची ईंटों और साथ ही साथ रंगपुर में भी आप कच्ची ईंटों के साक्ष्य देखेंगे। अब है चान्होदरो एकमात्र ऐसा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चान्होदरो के बारे में, क्योंकि जितना भी नगर था वह मान लीजिए एक ये हो गया पश्चिम में समृद्ध वर्ग, पश्चिम में हो गए समृद्ध वर्ग, पूर्व में हो गए निम्न वर्ग, और ये पूरा तरह से एक ऐसे दीवार से घुमा के दुर्गीकृत इलाके में रहा करता था। हाँ, सारी व्यवस्थाएं इसी पूरे अंदर रहा करती थी ये। हाँ, तो हड़प्पा की व्यवस्था थी, लेकिन चान्होदड़ो में देखेंगे तो यह, एक मिनट रुकिए, चान्होदड़ो मात्र एक ऐसा स्थल था जहां आप ये देखेंगे कि यह दुर्गीकृत नहीं था, यानी ये चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं था। चान्होदड़ो को याद रखिएगा, हो सकता है लिख दे कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। बस चान्होदड़ो याद रखिएगा। ऐसे क्या कैसे याद रखेंगे चान्होदड़ो को? चाँद जैसे आधा होता है ऐसे मान लीजिए, तो ये पूरा दुर्ग तो नहीं बना पा रहा है, पूरा गोला तो नहीं बना पा रहा है। ऐसे एक इमेजिन करिए, एक पिक्चर बनाइए दिमाग में जिससे याद रहेगा। चाँद
आधा है दिखता है, ठीक है, आधा है। हाँ, उसीलिए चान्हुदड़ो जो था वो दुर्गीकृत नहीं था। ऐसे याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको कि चान्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। अब उसके आगे देखते हैं। दिख रहा है आप लोग को, सही है। अब है कि जो सड़कें प्रायः कच्ची होती थी। कैसी होती थी सड़कें? प्रायः कच्ची होती थी, किंतु मोहनजोदड़ो से इस सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न ऐसा इसमें बना था कि जो सड़कें प्रायः हमेशा देखा जाता था पक्की हुआ करती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ कच्ची ईंटों के भी कच्ची सड़कों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि गलत हो जाएगा। जो सड़कें थी वो कच्ची हुआ करती थी, लेकिन कुछ-कुछ स्थान जो बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, लोथल, ये सब जगह आप देखेंगे तो पक्की सड़कों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब उसके आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग प्रारंभ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार में क्या होता था, जब मान लीजिए कोई त्योहार होता था तो लोग अपना वहाँ उस सामूहिक जगह, मतलब उस जगह पहुँचते थे, स्नान करते थे, क्योंकि वो धार्मिक अनुष्ठानों से मिला हुआ था। जैसे कि हम देखते हैं प्रयागराज में लोग जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पर संगम है, संगम में सामूहिक स्नान करते हैं और वहाँ हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ठीक वैसे वो धार्मिक अनुष्ठान हो जाता है, जैसे खिचड़ी के पर्व पे यहाँ नहाते हैं, तो वैसे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जो विशाल स्नानागार बना था वो। अब विशाल स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या थी? ये आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अनुपात जो होता है वो आगे पीछे करके प्रश्न में 2 या 3 बार अब तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके साथ-साथ पुरोहित आवास और सभा भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जाहिर-सी बात है, जब इतना अच्छा विकसित तंत्र था, उसको चलाने के लिए जो समृद्ध वर्ग पश्चिम में रहता था, वो उनके जो आवास थे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही इन सारी मीटिंग करते होंगे, लोग बैठ के सभा बनाते होंगे, तो एक सभा भवन भी रहा होगा, तो उसके भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्ना कोठार है, मतलब वो जगह जहाँ पर अन्नागार रखा जाता था। आज भी देखेंगे तो बड़े-बड़े साइलोज़ बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, जहाँ जो हमारा खाद्य सामग्री रहता है, वो इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि ये साल भर या साल भर से ज़्यादा के लिए होता है, तो ये बहुत बड़ा होता है। हाँ, वर्तमान में देखेंगे तो साइलो जो बनाए जा रहे हैं, बड़े-बड़े जो अन्नागार आज भी वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। हो सकता है ऐसा लिखते, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे विशाल इमारत के तौर पे विशाल स्नानागार है, जो कि गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा आप देखेंगे जो इमारत मिली है, वो आपको मिली है अन्नागार के रूप में मिली है। अब चलिए उसके आगे देखते हैं कि चान्होदुड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, वो चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ था, तो वहाँ दुर्ग कोई अस्तित्व नहीं था। तथा लोथल में देखेंगे, तथा लोथल में गढ़ी व नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। अब लोथल की बात देखेंगे तो वहाँ गढ़ी और नगर दोनों ही जो है रक्षा प्राचीर, मतलब एक रक्षा घेरे से घिरे हुए हैं। क्यों? लोथल को ऐसे याद रखिएगा, लोथल एक ऐसी जगह था जहाँ वो बंदरगाह था, वहाँ पर सारे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुआ करती थी। साथ ही सारे सामानों का आयात-निर्यात हुआ करता था। हमारा जो और देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था, वह हुआ करता था लोथल के माध्यम से। तो लोथल एक बंदरगाह भी था। आपको यह लोथल भोगवा नदी के किनारे है, आपको पता है। उसके बाद बात तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वहाँ इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है, साथ ही वहाँ देखेंगे तो आपको मनके मिल रहे हैं, मोहरे मिल रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत बड़ा एक्टिविटी का केंद्र है। जब वहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर सुरक्षा के उपाय भी बढ़ाए जाएँगे। जब वहाँ सुरक्षा के उपाय बढ़ाए जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको दुर्ग के साथ घेरा जाएगा और वहाँ पर रक्षा प्रणाली, सेनाएँ आदि रखी जाएँगी। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं इसका स्वरूप है। जहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ सुरक्षा ज़्यादा बढ़ाई जाती है।
अभी और भी हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी के पार्ट्स पे आएंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि चांद हुदरों में कोई दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, लेकिन लोथल में क्या मिला है उसके पीछे कोई फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है। खुद सामान्य समझ से भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ प्राचीन दुर्ग के साथ साथ रक्षा प्रणाली भी विकसित की गई थी। अब है सर्वाधिक हड़प्पा स्थल कहाँ है? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रश्न बन जाएगा, सर्वाधिक हड़प्पा स्थल जो हमको राजस्थान से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सर्वाधिक हड़प्पा स्थल हमें गुजरात से मिले हैं, क्योंकि रंगूर भी वहीं पास आपका पड़ जाता है, लोथल पड़ जाता है, बहुत धौलावीरा पड़ जाता है। तो ये सभी जो नगर हैं, समृद्ध नगर, आपको गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। गला बैठ गया है सोचवा। अब है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप जो हुआ करती थी उनके बारे में है। प्रश्न आर्थिक क्रियाकलाप से खूब बनता है, क्योंकि लोगों को ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो उसमें देखते हैं, सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी, यानी कि सभी लोग मिलते थे। जैसे वर्तमान में इसका आप चाइना में रूप देखेंगे, सभी लोग अपनी लैंड में एक समझौता करते हैं, एक बड़ी लैंड बनाते हैं और वहाँ सामूहिक कृषि करते हैं और संगठित होकर करते हैं। तो उसी का रूप आप याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि संगठित रूप में होती थी। प्रश्न बन जाएगा कि सभी लोग अपनी अलग अलग खेती करते थे, जो कि गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि होती थी वह संगठित रूप से होती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। जब जाहिर सी बात है, जब आप सभी खेत, सब यहाँ वर्तमान में खेत का बंटवारा देखिए मेड़ के द्वारा होता है। जब हम मेड़ मेड़ हटा देंगे और सभी एक जैसा खेत हो जाएगा, एक ही लैंड हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ उपज ज़्यादा हो जाएगी, तो वो अधिशेष में आ जाएगा। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। देखेंगे गुजरात सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब आज भी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। गेहूँ खेती, जौ की खेती के लिए आप देखेंगे पानी के अवशेष, पानी की अधिकांशता की ज़रूरत होती है। तो वहाँ भी देखेंगे आप, वहाँ नदियों का ऐसा तंत्र था कि वहाँ भी आपको गेहूँ मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा बनावली से मिट्टी के हल की प्राकृतिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब एक मिनट रुकिएगा। अब देखेंगे कि कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, बनावली से मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि हमने खिलौना कोई वहां बनाए थे उन्होंने, जो कि हल की आकृति का था और वो मिट्टी के अवशेष से वहां पास मिले हैं। बनावली से, ऐसे याद रखिए, बनावली से बना हुआ हल की आकृति का एक खिलौना, बनावली से, ऐसे याद रख लीजिएगा। और कालीबंगा जो है आपके लिए, वहाँ जुते हुए खेत मिले हैं, ये याद रखिएगा। पूछेगा कि जुते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं, वो कालीबंगा से मिले हैं। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। अन्नागार हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख अंग था। जाहिर सी बात है, अन्नागार हड़प कहीं पास भी आप रहेंगे तो वहाँ जो खाने के लिए जो स्थल होगा वह प्रमुख केंद्र तो होगा ही। इसके अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिले हैं, दोनों ही विकसित थे। जाहिर सी बात है, यहाँ जो रहने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो यहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती थी। साथ ही साथ जब लोग ज़्यादा रहेंगे तो वह खाने की आपूर्ति, खाद्य सामग्री को भी ज़्यादा संग्रह करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पास अन्नागार के सांस्कृतिक, तो अन्नागार के जो अंग होंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब है लोथल, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से अच्छे किस्म के जौ, तिल तथा सरसों के ढेर प्राप्त हुए हैं। बनावली फिर से याद रखिएगा, जहाँ से आप देखेंगे हल्की आकृति का एक चित्र प्राप्त हुआ है। वहाँ पास क्या है, जौ, तिल तथा सरसों के अच्छे ढेर प्राप्त हुए हैं। देखिए ये सब जितने भी मैं पैरा आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा में आ चुके हैं या फिर वैसे ही घूम फिर के जो बनाए जाते हैं किसी भी एक विशेष टॉपिक से, वो सारा कुछ है। इसको पढ़ने के बाद
आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करना है वीडियो को पॉज़ करके, और साथ ही साथ मैं कुछ दिन बाद एक टेलीग्राम लिंक बना दूँगा। अगर आपको वहाँ से पीडीएफ लेना है तो आप ले सकते हैं, या मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके ईमेल आईडी पर पीडीएफ भेज दूँगा। और उसके बाद है, सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः लकड़ी के बने हुए हल का उपयोग में लाते थे। हिंदू स के जो लोग रहते थे, कहते हैं लकड़ी के बने हल, देखिए लोहे का तो आविष्कार उस वक़्त हुआ तो नहीं था। ऐसे खुद ही ध्यान रखिए ना, लोहे के अवशेष तो आपको कहते हैं उसमें मिलेंगे ना, जब आप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाएँगे। हुँ, जब आप वैदिक काल में आएँगे तब तो आपको लोहे के अवशेष मिलेंगे, अभी तो काँच के अवशेष मिले हैं, इससे पहले तांबा के मिले थे। तो ज़ाहिर-सी बात है जो हल होगा वह लकड़ी का बना हुआ होगा। खुद ही यदि ऐसे थोड़ा-सा सोच लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में हालाँकि इतना दिमाग चलता नहीं इतनी तेज़, लेकिन फिर भी एक दो बार पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। जो हल मिले थे वो लोहे के नहीं मिले थे, लकड़ी के बने हुए थे। सिंचाई के लिए नहरों या ना नालों के उपयोग की परिपाटी नहीं थी, हालाँकि कुछ जगह जलाशय प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसे बड़ी-बड़ी नहरें नहीं बनाई गई थी। क्या किया गया था, कुआँ खोदा गया था या कोई जलाशय, तालाब बनाया जाता था, उसी से हमें कहते हैं सिंचाई हुआ करती थी फसलों की। ऐसे ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए यही होता है, कहीं पास पीडीएफ के अक्षर बड़े हो गए हैं, कहीं छोटे हो गए, तो यही दिक्कत होता है बस पीडीएफ वीडीएफ सब करने में। कि इस पे बनाओ, उस पे ले आओ। इसीलिए अगली बार सीधा एमएस वर्ड पे बनाऊँगा, ज़्यादा सही रहेगा। अब है कि यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगनी सांस्कृतिक थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से भी बने हुए। आप अभी भी देखिए ना, अभी एल्युमिनियम के लोहे हुए, लेकिन हमें कहीं न कहीं प्लास्टिक के भी अवशेष मिल रहे हैं। आज भी हम बहुत से सामान लकड़ी के बनाते हैं। वर्तमान में देखेंगे तो लकड़ी की वो मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन फिर से प्रारंभ हो रहा है। हाँ, लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, लोग फाइबर में पीते थे ना पहले, तो कुल्हड़ पे आ गए हैं। तो ये दोनों मिक्स ऐसे रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पास भी एकमात्र नहीं है। ऐसा कुछ होता है कि एकमात्र यही होता था, ऐसा कहीं भी किसी संस्कृति में कुछ न कुछ, कहीं न कहीं अवशेष किसी के मिलते ही हैं। अब हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। हाँ, कुबड़ वाले सांड का विशेष महत्व था। याद रखिएगा कि हड़प्पाई लोग क्या थे, गाय, भैंस, बैल, बकरी सब पालते थे। कुबड़ वाले बैल इसमें विशेष हुआ करते थे। लेकिन यहाँ जो वो ये सब जानवर पाल रहे हैं, पालतू जानवर, इनसे या दूध उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे कि और भी काम में आते थे। जैसे खेत जोतने के लिए ये सब कुबड़ वाला बैल, क्योंकि उसमें हल जोतने के लिए ज़्यादा उपयोग होता था, तो इसलिए उसका ज़्यादा विशेष महत्व होता था। और साथ ही साथ जब ताम्रकालीन तक का जो चारकोलिथिक युग पढ़ रहे थे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ देखेंगे तो पशुपालन को पाला जाता था, लेकिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। वो केवल उनसे मांस का प्रयोग करने, उनके मांस के प्रयोग करने के लिए उपयोग वहाँ जानवर लिए जाते थे। लेकिन यहाँ अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए जो है आप देखेंगे कि अ, जानवरों को पाला जाता था। कुबड़ वाले बैल की विशेषता क्या थी? क्योंकि पहला यह देखेंगे कि आपका विशेष महत्व क्या था? इसका कृषि में था। दूसरा ये पूजनीय भी बताया जाता है। अब है, सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, यानी कि घोड़े पे केंद्रित नहीं थी। घोड़े का वर्चस्व आप देखेंगे तो वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। जब आप लड़ाई-वड़ाई करने जाएँगे दूर-दराज में, तो वहाँ पास आपको मिलेगा। हालाँकि सुरकोटिका से आप ध्यान रखिएगा, घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा कई बार लिखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो गलत है, ये जो प्रश्न आया था गलत था। उसमें था कि हाँ, सुरकोटिता से घोड़े के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? सुरकोटिता से घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं। हो सकते हैं सुरकोटिका के धर पे यहाँ लोथल लिखते, तो जो कि गलत हो जाएगा। लोथल से नहीं मिले हैं, हमें मिले हैं, सुरकोटिता से मिले हैं। अब उसके आगे देखते हैं, हड़प्पाई लोग हाथी और गैंडे से भी परिचित थे। उस समय देखेंगे जो आपको
योगी की ध्यान वाली मुद्रा मिलेगी, वहाँ पास आपको हाथी और गेंडे के अवशेष मतलब कुछ चित्र देखने को मिलेंगे। जो चित्र देखने को मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग इनसे परिचित थे। अब आगे देखते हैं, हड़प्पाई सभ्यता जो थी वो देखेंगे। 1 मिनट रुकिए। हड़प्पाई सभ्यता में जल तथा थल दोनों के माध्यम से व्यापार होता था। लोथल में एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था लोथल से आपको जो है वो बंदरगाह के रूप में था। तो जाहिर सी बात है जल और थल दोनों के रूप में आप देखेंगे यहाँ व्यापार हुआ करता था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो चान्होदड़ो और लोथल से मनका बनाने की कारखाना मिला है। इसका कारखाना मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला है। कहाँ से? चान्होदड़ो और लोथल से। ये दोनों नाम याद रखिएगा, चान्होदड़ो और लोथल से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है। साथ ही साथ बालाकोट और लोथल का सीप उपयोग विकसित था। मतलब कि बालाकोट और लोथल में क्या सीप उद्योग विकसित था। क्या था? उद्योग विकसित था। यद्यपि सिंधु सभ्यता में मोहरे प्रचलित थी, काफ़ी प्रचलित थी। मोहरे में हमको अवशेष भी मिले हैं, किंतु इनका उपयोग विनिमय के लिए नहीं होता था। लेन-देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बोल दिया जाएगा कि जो हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं वह व्यापार के लिए एक मुद्रा का रूप में कार्य करती थी, जो कि गलत है। वह वहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी बार्टर ट्रेड सिस्टम जो था, आप मुझे कुछ वस्तु दीजिए, उसके बदले मैं आपको कुछ वस्तु दूंगा। तो इसको ही इसलिए देखा था भारत में सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था कि भारत के पास मसाला था, रेशम था, सब कुछ था, लेकिन पश्चिमी देश तक के पास कुछ नहीं था। तो वो क्या करते थे? वो सोना लेके आते थे यहाँ पर। और ये आप देखेंगे, ये 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी देखेंगे तो यही था। बार्टर ट्रेड सिस्टम तो तभी भारत सोने की चिड़िया तो हुआ करता था और विश्व व्यापार में अपना 24% की हिस्सेदारी रखता था, क्योंकि इसके मसाले और रेशम दोनों थे। तो लोग क्या करते थे? विदेश से वहाँ की सोने की वस्तु लाते थे और सोने की वस्तु लाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो सामान होते थे उनको ले जाके वहाँ बेचते थे। जब आप देखेंगे कि जब यूरोपियों ने अमेरिका को अपने कब्जे में ले लिया, उपनिवेश बना लिया, तो क्या करता था वो आप देखेंगे कि अमेरिका से हीरे, सोने, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आभूषण हुआ करते थे, आभूषण के युक्त सामान हुआ करते थे, उनको वहाँ से खनन करता था। वहाँ से वो इंडिया भेजता था। इंडिया से वो सामग्री उठाता था और इंडिया से सामग्री उठाने के बाद वो क्या करता था? इंडिया से सामग्री उठाने के बाद वो अपने देश में जाके बेचता था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी अमीर हो पाती थी। उसके पास जो बार्टर ट्रेड सिस्टम के थ्रू जो पैसे आते थे, वह अमेरिका में सोने के खनन के बाद से आते थे। तो उस और अमेरिका में बसाया कैसे गया लोग को था? जो आप देखेंगे, जो लोग अ यूरोपीय धर्म में देखिए यूरोपीय धर्म 2 प्रकार से बँटा हुआ है, एक कैथोलिक, एक प्रोटेस्ट। तो जो लोग प्रोटेस्ट लोग थे वो नवीन विचारधारा के थे। वो तर्कवादी शक्ति रखते थे और उन्हीं को सज़ा देने के लिए क्या करते थे? जो वहाँ के यूरोप के पोप लोग हुआ करते थे, वो उनको ये सज़ा देने के लिए उनको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करते थे। धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रबुद्ध लोग अमेरिका में पहुँचते गए, तो वहाँ से उनकी खुदाई होने लगी सोने की और फिर धीरे-धीरे वो इंडिया में सोना शिफ्ट होने लगा और इंडिया के सारे सामान जो होते थे, वह हमारे ब्रिटेन में पहुँच के बिकने लगे, जिससे एक त्रिकोणीय श्रृंखला चलती थी। अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया के बीच। जब अमेरिका औपनिवेशिक से स्वतंत्र हो गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की सरकार ने पूरा ध्यान भारत को कब्जा करने में इसलिए लगा दिया, पूरा जी-तोड़ लगा दिया, क्योंकि उसके हाथ से अमेरिका निकल चुका था। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको अपने देश को समृद्ध करने के लिए भारत को हर हाल में अपने चंगुल में फँसा के रखना था। इसीलिए देखा जाता है कि वह किसी भी हाल में भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता, तो शायद स्वतंत्र भी ना करता। लेकिन स्वतंत्रता के लिए केवल व्यापार ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होते हैं, कई कारक होते हैं। पूरे विश्व में जो है आप देखेंगे लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रभाव हो रहा था।
यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा आप देखिए आंदोलन चल रहे थे, क्रांतियाँ हो रही थी, तो ये सब महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो थी वो एक कारण थी, लेकिन एक वो महत्वपूर्ण कारक नहीं थी। सभी कारणों का संयोग बना एक साथ, तब जाके भारत को आज़ादी मिली और हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी जान की आहुति देकर तब जाके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसीलिए सभी पक्षों को हमें समान रूप से जो है इज़्ज़त देनी चाहिए। तो कहाँ मैं यहाँ आ गया, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ मैं मॉडर्न में पहुँच गया। मॉडर्न में मैं ऐसे ही बताऊँगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे सैंधव निवासी द्वारा आयातित वस्तुएँ, मतलब कि जो सिंधु लोग थे वो किन वस्तुओं को आयात करते थे? कहाँ-कहाँ से आयात करते थे? वो सोना का आयात करते थे कहाँ से? अफ़गानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से। उसके बाद टीन का आयात कहाँ से करते थे? टीन का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे। चाँदी का ईरान और मेसोपोटामिया से करते थे। लार्ज वर्दी मणि का बदख्शां से बदख्शां से करते थे। तांबे का वो खेतड़ी यानी राजस्थान, आज भी देखेंगे तांबे के लिए खेतड़ी मशहूर है, और बलूचिस्तान से करते थे। कीमती पत्थरों का बलूचिस्तान और राजस्थान से, देखिएगा राजस्थान के जो पत्थर है उनका उपयोग जो है आप अ, कई ऐसे भारत में विकसित जो इमारतें हैं उसमें आज भी देखेंगे आप। फिर फिरोज़ा का वो ईरान से करते थे, और सेलखड़ी का वो कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट लिखे हैं बात आयात, तो हो सकता है ऐसे मैचिंग करने में आ जाए कि टीन का आयात कहाँ से होता था, चाँदी का आयात कहाँ से होता था, तांबे का, सोने का। तो ये एक बार आप ध्यान रखिएगा। हुँ, अब उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि हड़प्पाई लोग जो थे, हड़प्पाई लोग तांबा, सोना, चाँदी, बहुमूल्य पदार्थों का आयात करते थे, तथा आप देखेंगे कि कपास, अनाज, लकड़ी के सामान तथा हाथी धातु के सामान का निर्यात करते थे। देखिए, इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट थी। पूरे विश्व से तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य वस्तुएँ यहाँ आती थीं। उसके बदले जो हमारे पास अनाज, अनाज के तो आप जानते हैं अवशेष थे ही, मतलब अवशेष कह रहे हैं, अधिशेष थे ही। कपास हमारे यहाँ होता ही था, लकड़ी के सामान हम बनाते ही थे, लकड़ी के सामान के अवशेष आप देखेंगे ही, बनावली से मिले थे। हाँ, हाथी दाँत, कालीबंगा और कालीबंगा से आप देखेंगे ही कि हाथी दाँत के आभूषण और काफ़ी आभूषण के चीज़ मिलते थे। ये सब निर्यात हुआ करते थे। जैसे इसी का एक परिणाम हुआ कि व्यापार संतुलन हड़प्पा के पक्ष में था। क्वेश्चन बन जाएगा कि व्यापार संतुलन जो है हड़प्पा के पक्ष में नहीं था, या कोई और क्वेश्चन बनाएँगे जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे उन लोग कि जो व्यापार संतुलन था वो हड़प्पा के पक्ष में नहीं था, जो कि गलत हो जाएगा। व्यापार जो था वो हड़प्पा के पक्ष में ही था। उसके बाद देखते हैं मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख और हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इससे कहा गया है कि दिलमन यानी बहरीन, मकरान यानी कि मकान यानी मकरान तथा मेलुहा यानी हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। मेसोपोटामिया का एक राजा था जिसका नाम था सारगोन। उसने अपने एक अभिलेख में ये बताया है कि हड़प्पा के व्यापारी जो थे, तो उसमें कौन-कौन थे? उसमें दिलमन, मकान और मेलुहा। दिलमन इसमें वर्तमान में बहरीन को कहते हैं, मकान यानी कि मकरान को कहते हैं, और मेलुहा यानी हड़प्पाई लोगों को कहते थे कि हाँ, ये व्यापार करने आते थे। इस तरह से पूरा इकोनॉमिकल पक्ष जो था, हमने वह कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया। इकोनॉमिकल एक्टिविटी से प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद हम लोग जब जा रहे हैं, देखिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, अधिकांशतः देखा गया है, वह बदलाव को लेकर बनता है। आप इकोनॉमिक्स में भी देखेंगे जो फैक्ट पूछा जाएगा, वो फैक्ट चलिए है ही, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन बदलाव में पूछेंगे। 2000 अ,
4-5 में ऐसा था, लेकिन अब बदलाव में लगातार बढ़ते देखा गया है, घटते देखा गया है। तो यूपीएससी में बदलाव को पूछते हैं, तथ्य कम पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आपको हर एक बदलाव को जानना है। जब आप हर एक बदलाव को जानने लगेंगे तो फैक्ट अपने आप आपको याद होने लगेगा। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखिए, फैक्ट तो याद करने पड़ेंगे। यूपीएससी में फैक्ट भी पूछता है। केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का सीसैट पेपर 1, जिसे हम जीएस का पेपर कहते हैं, वह क्वालिफाई नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है या भाग्य अच्छा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसा था हड़प्पाई लोगों का, ये देख लेते हैं। इसके हम देखते हैं कि हड़प्पाई समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। और आवास की संरचना हड़प्पाई समाज की विषमता को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, जब एक तरफ विकसित और दुर्ग लोग पश्चिम में रहेंगे जो कार्यभार संभाल रहे हों, और एक तरफ जो आप देखेंगे कि निम्न वर्ग के लोग रह रहे हो, तो इससे क्या पता चलता है, इसमें समाज में विषमता दर्शाता है। साथ ही साथ हड़प्पाई समाज मातृ सत्तात्मक का प्रतीक था, क्योंकि इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है, उसके गर्भ से कहते हैं एक पौधे की उत्पत्ति को दिखाया गया है, तो जीवन की उत्पत्ति दिखाई गई है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। ये अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद देखेंगे हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूपों का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मतलब कि वहाँ के राजनीतिक स्वरूप क्या था, इसका कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है, जैसा आप वैदिक काल में देखेंगे। संभवतः वणिक समुदाय शासक था। जैसे आप वर्तमान में जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर श्रेणी आ जाता है। जो व्यापारी वर्ग होता था वो अपने नियम खुद बनाता था, वो अपने लोगों को दंड भी दे सकता था वैदिक काल में। ठीक वैसे ही देखेंगे आप, जो हड़प्पाई समाज था वहाँ पर जो वणिक वर्ग थे यानी व्यापारिक वर्ग था, उस वर्ग का जो है विशेष मतलब कि अधिशासन हुआ करता था। अब है हड़प्पा से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुए हैं, जो चानमुद्रों से लिपस्टिक प्राप्त हुई है। मतलब प्रसाधन मतलब सौंदर्य के सामान का बॉक्स कहाँ से मिला है, वो हड़प्पा से मिला है। और चानमुद्रों से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। कुछ ऐसा होता होगा जो गेरुआ कलर या कोई ऐसे पीस के आप कलर बनाती होंगी महिलाएं, जो आप अपने होंठ पे लगाते हो, उसको ही लिपस्टिक बोल दिया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में पुरन नामक गांव से 2 विस्तृत स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जिनका उपयोग सामुदायिक बैठक या सामाजिक कार्यक्रम में लिया जाता होगा। तो गुजरात के एक शहर है जिसका नाम कुरनाल नामक गांव से 2 स्टेडियम, यानी कि एक बहुत बड़ा नहीं लेकिन बड़ा, मान लीजिए एक जगह हुआ होगी जहां बैठने के, सभा समिति बनाने के, हाँ, वहाँ पास इस तरह के कोई भी जो विशेष थे ना, वर्तमान में हम लोग रैली वैली में देखते हैं, वैसे एक जगह बनाई गई होगी जो स्टेडियम के रूप में देखी गई है। वो कहाँ है? गुजरात के नामक गांव में 2 विस्तृत स्टेडियम के साथ मिले हैं। अब हड़प्पाई लोग मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। लोथल से पासा बोर्ड प्राप्त हुआ है। लोथल से युग्मित च्यवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। यानी कि ये बोला गया है कि जो लोथल के हड़प्पाई लोग मनोरंजन खेल, जब देखिए जब व्यापारी हैं, जब समय फ्री रहेंगे तो खेलेंगे ही, लड़ाई करने थोड़ी ना जाएंगे, कोई योद्धा वर्ग थोड़ी ना है। तो वो अपने मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। पासा के साक्ष्य में क्या मिले? हड्डियों के, हाथी की हड्डियों से ऐसे अंकन बना के पासा बनाया गया है। साथ ही साथ डैशबोर्ड जो मिला है, पासपोर्ट जो मिला हुआ वो लोथल से मिला हुआ है। और साथ ही साथ देखेंगे लोथल में आपको क्या मिला है कि युग्मित चवाधान प्राप्त हुए हैं। दमदमा से आपको वो नवपाषाण काल में दमदमा आपको पता होगा, वो जो था वो वहाँ से भी आपको 2-3 जो शव थे एक साथ मिले थे, जहाँ मैं वहाँ बताया था, वहाँ सती प्रथा के ये प्रचलित मिल रहे हैं। और साथ ही साथ
लोथल में जब आप युग्मित शवाधान देखेंगे तो वहाँ भी आपको सती प्रथा के बारे में 2 लोग एक साथ दफनाए गए, ज़ाहिर-सी बात है। ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा हुआ नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया कि पति मर गया होगा तो पत्नी को जला दिए होंगे, दोनों को एक साथ दफना दिए होंगे। तो ये सती प्रथा का प्रचलन है। अब हो सकता है ये भी कि दोनों एक साथ मर गए हों, हो सकता है ना, दोनों एक साथ मर गए हों, दोनों एक साथ दफना दिया गया हो। तो लेकिन ये कहते हैं कि जो दोनों के अवशेष मिले हैं शवाधान के, वो कहीं न कहीं सती प्रथा का आभास मिलता है। अब उसके बाद हम देखने जा रहे हैं धार्मिक मान्यताएँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक मान्यताएँ थे, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। अब तक मैं फिर से याद दिला दूँ, हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया है हड़प्पा काल में। हमने नगर नियोजन देख लिया है, हड़प्पा की कुछ विशेषताएँ पहले देखी, फिर नगर नियोजन, फिर आर्थिक क्रियाकलाप देख लिया है, फिर हमने सामाजिक क्रियाकलाप देख लिया है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वो धार्मिक मान्यताओं को देखने जा रहे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता में बड़ी संख्या में स्त्री जो है मृग मूर्ति, यानी स्त्रियों की जो मिट्टी की मूर्ति तथा मोहर के ऊपर नारी आकृति के अंकन के कारण सैंधव समाज को मातृ देवी का उपासक कहा जाता है। यानी कि मिट्टी की आकृति में देखेंगे तो मूर्तियां बनाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो समाज था वो उपासना के तौर पर मातृ देवियों की उपासना करता था। इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा मोहरों पर अंकित कुबड़ वाले बैल तथा पीपल की पत्तियों के आधार पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा के अनुमान लगाए जाते हैं। जब आप मोहर देखे थे, जो मोहर पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें देखे थे कि एक कुबड़ वाला बैल मिला है। फिर पीपल की पत्ती के आकार के उसमें एक आकृति बनाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि वो प्राकृतिक पूजा में जो है ज़्यादा विश्वास करते थे। साथ ही साथ एक हड़प्पाई मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखता है। यह इस बात का प्रमाण है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरक की देवी समझते थे। देखिए, ये बहुत अच्छी विचारधारा है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि समाज में कैसे किसी वर्ग का वर्चस्व हो सकता है। तो वहाँ स्त्रियों का वर्चस्व दिखता है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि एक जो मूर्ति बनाई गई है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। उससे यह पता चलता है ये उर्वरक की देवी हैं, क्योंकि वो भूमि की पूजा करते हैं। हड़प्पाई लोग लिंग, योनि जैसे प्रतीकों का उपयोग धार्मिक विश्वास हेतु करते थे। यानी इनका धार्मिक विश्वास के रूप में जो है वो लिंग, योनि आदि के प्रतीक के रूप में विश्वास करते थे। अब है पशु पूजा भी प्रचलन में थी तथा सींग वाला गैंडा सर्वाधिक महत्व का था। तो इसमें बोलना ये जा रहा है कि जो पशु और की पूजा का प्रचलन का वो महत्व था, उस सींग वाले गैंडे का ज़्यादा महत्व था। साथ ही साथ कुबड़ वाले सांड का भी महत्व था। सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाले सांड जो है आपको वो जब आप वो मोहरे देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। बड़ी मात्रा में ताबीज का मिलना हड़प्पाई लोगों के अंधविश्वास को दर्शाता है। अगर ताबीज मिल रहा है, आज भी देखेंगे लोग ताबीज वाबीज पहनते हैं ना, हाथों में बांधते, तो कैसा है, ये एक कहते हैं ना, एक दूसरे लोग की बात होती है, मतलब कि ये लोग से हट के वो लोग की बात होती है, वो अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ अधिकांश ताबीज मिली है, जिससे पता चलता है वो लोग अंधविश्वास में भी विश्वास करते थे, काला जादू में भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवताओं को पशुपति शिव बताया गया। मतलब एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति अ, मतलब ओम की अवस्था में बैठा हुआ, ध्यान की अवस्था में, तो क्या समझा गया है, उसे जो है पशुपति शिव समझा गया है। अब है मृतकों के संदर्भ में पूर्णतः समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। याद रखिएगा, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा की जगह उस सिंधु वो मोहन
एक मिनट रुकिएगा। वो मोहनजोदड़ो को लिख देते थे। प्रश्न में लिखा हुआ तो क्या था, मोहनजोदड़ो से R37 कब्रिस्तान मिला है, जो कि गलत है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि ये हड़प्पा से मिला हुआ है, ना कि सिंधु घाटी से। और इसमें पूर्ण समाधिकरण का तात्पर्य पूरे शरीर को दफना दिया गया। आंशिक समाधिकरण का मतलब सर बाहर है बाकी, और दाह संस्कार मतलब जला भी दिया गया। तीनों तरह के समाधिकरण का प्रचलन था। अब है इसके बाद लिखने जा रहे हैं, ये लिपि है, ला है, हाँ ध्यान रखिएगा। इससे लिपि, मोहर और मृ मूर्ति यानी मिट्टी की जो मूर्ति हैं उनके बारे में है। चलिए देखते हैं। यद्यपि मोहरें आयताकार एवं वर्गाकार दोनों रूप में प्रचलित थी, किंतु वर्गाकार मोहरें मुख्य मोहरें थी। ये इंपॉर्टेंट आ गया कि दोनों प्रकार की मूर्ति थी, एक आयताकार एक वक्राकार दोनों थी। हाँ, लेकिन आप देखेंगे अधिकांशतः वर्गाकार मोहरें मुख्य थी, जो वर्ग के हिसाब से थी, ऐसे ऐसे करके, जिनकी चारों भुजाएं समान होती थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी, लेकिन जिनकी दो भुजाएं समान रहती थी वो कम इंपॉर्टेंट रखती थी। वर्गाकार मोहरों पर लिपि के साथ साथ पशु चित्र भी थे, जबकि आयताकार मोहर में केवल लिपि का अंकन था। पूरा मुझे लगता है अगर लिपि विपि से प्रश्न बनेंगे। आपकी बात 2000 की नोटें बैन हुई हैं, 2016 में जब नोट बैन हुई थी तब भी देखा गया था इस तरह के प्राचीन प्रश्न बनाए गए थे हिस्ट्री से उठा के। अभी फिर से 2000 की नोटें बैन हुई हैं इस साल, आपको पता है 2023 में। हाँ, तो हो सकता है ये जो पूरा स्टेटमेंट है पूछ जाए और इससे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन जाए कि हड़प्पा काल में केवल वर्गाकार मोहरें थी, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा हड़प्पा काल में आयताकार मोहरों का ज़्यादा महत्व था, ये भी गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा कि वर्गाकार मोहरों में सिर्फ लिपि हुआ करती थी, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार लिपि ना होकर उसमें चित्रात्मक और लिपि दोनों थी। जबकि आयताकार में आप देखेंगे तो केवल लिपियों का अंकन हुआ करता था। ये क्वेश्चन के पार्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए सभी कुछ क्वेश्चन के पार्ट है जो मैं बोलूँगा, लेकिन ध्यान करना 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आप खुद ही समझने लगेंगे, और जब आप बैक ईयर पेपर देखेंगे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये जो है मेरे इम्पोर्टेंट का है। अब है मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी और तांबा की बनी होती थी। मोहरें किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी और तांबा की बनी हुई करती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। हो सकता है इसमें लिख दे कि मोहरें अधिकांशतः जो मिलती थी वो कुबड़ वाले बैल की मिलती थी, गलत है। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में देखेंगे तो एक सींगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कैसी है वो? कांस्य है। हो सकता है यहाँ लिख दे तांबा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि गलत हो जाएगा। लिख देगा लोहे की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हो सकता है लिख दे एल्युमिनियम की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब इसके बाद देखते हैं सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्ति, हाँ, टेराकोटा प्राप्त हुई है। मतलब टेराकोटा मूर्ति से तात्पर्य जो पकी हुई मूर्ति होती थी उनको सजाया तो टेराकोटा होती थी। इन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में आप देखेंगे क्या होता था, एक मिनट रुकिएगा। इन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृति होती थी, बात सही है, तथा पशु आकृति में कुबड़ वाले सांड का सर्वाधिक संख्या में हुआ करती थी। अब है मानव मूर्ति में सर्वाधिक संख्या
स्त्री मूर्ति की थी। जो मूर्तियां बनती थी उसमें सर्वाधिक किसकी थी संख्या? उस सर्वाधिक आप देखेंगे कि जो स्त्रियों की मूर्ति बनती थी, तो स्त्रियों का इससे पता चलता है कि स्त्रियों का वहाँ वर्चस्व था, तो इसलिए वहाँ मात्र सत्तात्मक प्रथम स्तर पर थी। अब उसके बाद देखेंगे सैंधव स्थल से प्राप्त वस्तु एवं अवशेष। ये देखिए यहाँ गलत लिख गया है, ये होना चाहिए था सैंधव, ऐसे आप लोग जान गए जाएंगे। सैंधव लिखा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। सैंधव स्थल से प्राप्त वस्तु एवं अवशेष क्या क्या थे वो देख लेते हैं। एक तरफ देखेंगे तो आप स्थल है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वस्तुएं दी हुई। थोड़ा उसको जूम कर लें, हट तो नहीं रहा है, नहीं सही आ रहा होगा। मोहनजोदड़ो स्थल है, वस्तु क्या क्या प्राप्त हुई हैं? बृहद स्नानागार है, अन्नागार है, मातृ देवी की मूर्ति है। हड़प्पा में देखा जाए तो कब्रिस्तान है। हाँ, फिर R37 वाला कब्रिस्तान मैंने बताया था, तो मोहनजोदड़ो एक प्रश्न में लिख के आ गया जो कि गलत हो गया था। फिर है ताबूत के शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, जो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलेगा, मिस्र की सभ्यता में। फिर है कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, अग्नि वेदिका मिली हुई है। लोथल गोदीवाड़ा है, लोथल जो है वहाँ से गोदीवाड़ा से धान की भूमि है, भूसी है और खिलौने प्राप्त हुए हैं। चांदहुद्रो से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें जो थी सजाने के काम में आती थी, आपको पता है। एक कंधा मिला है, कंघा सॉरी, जो बाल झाड़ने का कंघा मिला है। फिर आकृत अलंकृत हाथी इत्यादि मिली हैं। अब आएगा बनावली, बनावली से क्या मिला है? तो जौ, खिलौने वाले हल मिले हैं आदि। अब मुझे इसको थोड़ा फिर जूम आउट करना पड़ेगा। अब आ गया सिंधु ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की उत्कीर्ण मुद्राओं से पता चलता है कि इस सभ्यता में लिपि का प्रचलन था। यानी कि जो मुद्राएं बनाई गई हैं, जो लिपि के जो मोहरे हैं, उनके अंदर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ की लिपि जो है विकसित थी। किंतु इन लिपियों को अभी तक ना पढ़ा पाने के कारण, मतलब ना पढ़ पाने के कारण इस सभ्यता के बहुत से पक्ष अभी तक उद्घटित नहीं हो पाए हैं। याद रखिएगा, हो सकता प्रश्न बन जाए कि हाँ इसके लिपि पढ़ ली गई है और बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हमें पता चल गया, तो नहीं, लिपि चित्रात्मक थी, आपको पता होना चाहिए, और वह अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इस तरह से हमारा पूरा हड़प्पा काल जो था, हड़प्पा काल वह समाप्त हुआ है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वह नेक्स्ट देखेंगे क्या? वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे, और वैदिक काल के बाद हम देखेंगे, वैदिक काल में देखेंगे ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की सामाजिक संरचना कैसी थी, राजनीतिक समस्या कह रहे हैं, व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म विशेष का क्या प्रावधान था। फिर उत्तर वैदिक काल में जाएंगे। उत्तर वैदिक काल के बाद हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंचेंगे। फिर हम जैन संगतियों के बारे में देखेंगे, बौद्ध संगतियों के बारे में देखेंगे, हीनयान, महायान, ये सब देखते हुए हम कहाँ पहुँचेंगे? मगध साम्राज्य पहुँचेंगे। तो हम अगले वीडियो तक यहाँ तक मगध साम्राज्य के पहले तक जो हमने बताया है वह कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक वह पहुँच सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ मैं कोई ऊट पटांग वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं किसी का आलोचनात्मक परीक्षण करने नहीं आया हूँ। मैं सबका यहाँ जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको सिर्फ यहाँ बताने आया हूँ। बाकी पढ़ना आपसे स्वयं से है, आप स्वयं से अपने नोट्स पढ़िएगा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स जो मैंने बता दिया है तो आपको और अच्छे से ध्यान हो जाएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।